नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे इंस्टा पेज पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम के माध्यम से और अपने इंस्टा के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया था कि उज्जवल भाई जो इस बार 69वीं बीपीएससी में टॉप किए हैं, पहला रैंक लाए, वो भी हिंदी माध्यम से। ये बहुत ही सुखद पल रहा। और जहाँ तक हम लोग टॉपर के बारे में जानते थे, तो अपने करीब से टॉपर का निकलना भी बहुत ही अच्छा बात रहा है। देखना सुनना, उनके साथ उठना बैठना, ये सब सारे जो चीज़ है करते थे साथ। हम लोग डिपार्टमेंट ट्रेनिंग साथ में किए थे। साथ ही आप लोगों को बता दें कि हम लोग साथ ही दिल्ली में जब आते थे पढ़ाई करते थे। तो इसी मौका पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि चूँकि अभी तो इलेक्शन ड्यूटी में थे पैक्स में, फिर भी उन्होंने अपना समय निकाल कर बोला कि लाइव आएंगे, 8:45 कर दीजिए, 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा उन्होंने लिया। और आप लोगों के बीच आने के लिए वो उत्सुक थे, लोगों के बीच। और शुरू से रहे हैं, बिपार्ट में भी हम लोग को बहुत मदद करते थे, अभी भी करते हैं। तो उनको इनवाइट करते हैं इस पे, और आगे उन्हीं की बातों पे चर्चा करेंगे। टेक्निकल कुछ ग्लिच आ रहा है, बार बार एक्सेप्ट नहीं हो पा जा रहा। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और फिर से कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना भाई आपका। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। उस समय बहन की शादी थी, और एक्साइटमेंट में मैं सब जगह दौड़ रहा था, देखिए मेरा दोस्त टॉप किया, दोस्त टॉप किया, मेरा तो टॉप किया। तो बहुत खुशी हुई। आप और अपनों के बीच में से निकलना, टॉपर को देखना बहुत अच्छा लगता है। सबकी बहुत बहुत सारी क्वेरी थी, तो सोचा एक दिन लाइव आ जाते हैं, और आपने अपना समय दिया। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, ड्यूटी लगा होगा पैक्स का, जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा देर पहले ही आए आप। इतना कीमती समय निकाले, उसके लिए धन्यवाद। अब नए सिरे से सारे प्रश्नों का जवाब अपने हिसाब से दीजिएगा आप। तो शुरू करते हैं। कैसा रहा जर्नी शुरू से, कहाँ से क्या तैयारी की है, एक बार बताइए अपने हिसाब से। अ, सबसे पहले मैं पन्ना भाई का बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आप सभी व्यूअर्स का भी जो देख रहे हैं इसको लाइव को। अ, जो सबसे पहले ये है कि मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं कि मेरा नाम उज्जवल कुमार उपकार है, और जो मेरी जो शुरुआती जो शिक्षा हुई गांव में हुई, जो सीतामढ़ी जिले के जो है एक नानपुर प्रखंड के रायपुर गांव में। इसके बाद जो है बेसिक एजुकेशन मैंने गांव में गवर्नमेंट स्कूल से ही करी है। इसके बाद जो है प्रोसेस चलता रहा आगे की तरफ। फिर थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि जेई मेंस की तैयारी करी हम, और फिर इंजीनियरिंग ज्वाइन करके फिर इस फील्ड में आ गए। तो इसके बाद जो है प्रिपरेशन आगे बढ़ी। और पन्ना भाई, आप लोग को बताना चाहूंगा, पन्ना भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मतलब बहुत पहले से मुखर्जी नगर से मैं उनको जानता हूँ। तो बहुत पुराने दोस्त है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद जान पहचान हुई है। बहुत पुराने दोस्त है। और बहुत अच्छा लगता है कि जो है आप भी इसी बैच में सिलेक्ट हो, और आपका दोस्त भी उसी बैच में सिलेक्ट हो, तो बहुत बहुत खुशी होती है एक तरफ से। हाँ, और पन्ना भाई तो एकदम इसके बाद जो 68 में भी एडीएमओ के पोस्ट पे है, तो मतलब इनका भी बहुत लंबा जो है संघर्ष रहा है। तो बहुत कुछ हम लोगों ने देखा लाइफ में। तो इसके बाद जो है
प्रिपरेशन स्टार्ट करी जब बीपीएससी की 67th में एक तरीके से अटेम्प्ट दिए। तो उस टाइम पे फिर उसी तरीके से जो है स्ट्रेटजीज बनाई। तो बीपीएससी के लिए की जो स्ट्रेटजी होती है ना वो यूपीएससी से थोड़ी सी अलग होती है एक्चुअल में। तो मैं मेनली बीपीएससी पे बात करना चाहूंगा क्योंकि अब कुछ लोगों का एग्जाम भी होगा 70वीं का। तो उस हिसाब से बीपीएससी पे ही बात करेंगे। मेनली जो है ना 70वीं जो बीपीएससी है या कुछ भी है तो अभी पहले हम प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे का बात करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का अपना भाई आप देखते रहिए। ठीक है, उसको ले लेंगे, आपको जो लगेगा वो इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जो है कुछ मिथ जो है मेरे रिजल्ट से दूर हुए। बहुत पहले से सोचता था हिंदी मीडियम से कोई भी अच्छा रिजल्ट आए। तो इस बार तो मेरा ही नहीं, काफी लोगों का अच्छा रिजल्ट है हिंदी मीडियम से। तो मतलब एक तो हिंदी मीडियम वाला जो मिथ था कि हिंदी मीडियम से क्या होगा, वो मिथ टूट गया। तो आप लोग जो है अपनी लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल टेंशन ना ले कि जो है मेरी भाषा क्या है। आप इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। जो आपकी भाषा जो है ना ज्यादा मैटर नहीं करती है। इसके बाद मैं प्रीलिम्स पे डायरेक्ट आता हूँ कि अब जो है एग्जाम में सिर्फ 10-11 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो ये 10 दिन वाली बात है, देख रहा हूँ काफी लोग कमेंट उस पे है। ठीक है, तो 10 दिन के लिए क्या करना है आपको ना, पहले भी प्रणव भाई ने बहुत बताया होगा। प्रणव भाई और सारे जो दोस्त जो लोग हैं हम लोग के, उन लोग लाइव रहे होंगे तो उन लोगों ने भी बहुत बात करी होगी। तो आप लोगों ने जो तैयारी करी है, ठीक है, सबसे पहले तो उस पे अपना कॉन्फिडेंस बना के रखे कि आपने जो इतने मतलब इतने महीने पढ़ा, इतने साल पढ़ा है, तो आपने टाइम पास नहीं किया है, तो आपने काफी कुछ ग्रैप्स किया है। तो सबसे पहले उस पे कॉन्फिडेंस बनाए कि ये लगना चाहिए कि मुझे वो आता है। और ये कब लगेगा, जब आप क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे बार बार। तो रिवीजन जो है आपने जो भी पढ़ा है, मान लीजिए हिस्ट्री में आपको जो है मान लीजिए घटना चक्री पढ़ा है या स्पेक्ट्रम ही पढ़ा है, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर ले। स्पेक्ट्रम रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल है तो पीवाईक्यू के हिसाब से घटना चक्र रिवाइज कर लीजिए सिंपली। अगर घटना चक्र आप रिवाइज करते हैं तो आपके यूपीएससी के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो है, और जो बीपीएससी का आपका ट्रेंड है थोड़ा यूपीएससी जैसा, मतलब क्वेश्चन कुछ कुछ पूछने लग गए। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद जो है मेनली एक रोल है करंट अफेयर्स का, वो बहुत है। और लास्ट टाइम में आपको 10 दिन में करंट अफेयर करना भी पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि आप काफी कुछ जो है भूल गए होंगे। तो आप देखिए कि इंपॉर्टेंट थीम क्या पूछी है बीपीएससी ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगा ये। जैसे कि नोबेल प्राइज पूछा होगा तो आप नोबेल प्राइज कर ले। इसके बाद जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण पूछा है तो इन लोगों को कर ले, खास करके जो बिहार के लोगों को मिला है। और जैसे कर्पूरी ठाकुर के बारे में कोई ना कोई सवाल आना फिक्स ही है इस बार। इसके बाद जो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स जैसी चीज है वो कर ले। अवार्ड्स जो भी इम्पोर्टेंट है वो कर ले। इसके बाद जो प्लेसेस इन न्यूज है, जो पैटर्न देखा गया 68वीं 69वीं में कि प्लेसेस इन न्यूज काफी पूछे गए, मतलब बहुत सारे सवाल पूछे गए प्लेसेस इन न्यूज के। तो आप कहीं से भी यूट्यूब पे या कहीं से भी कोई भी वीडियो मिलता है, ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो आप प्लेसेस इन न्यूज का एक बार ना वीडियो देख ले। उसके उससे क्या होगा कि आपका एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, सारा करंट अफेयर कवर होगा उससे। तो वो जो है ना, पहले बीपीएससी उतना ध्यान नहीं देता था लेकिन पिछले 2 साल से वो थोड़ा ध्यान देने लग गया है। एक बार वो कर ले। और अगर मतलब बुक की बात कहूँ करंट अफेयर की, तो आपने जो बुक फॉलो किया है ना वही करे, कोई नया बुक नहीं उठाए। सबसे बड़ी बात, 10 दिन में आप नया बुक कर भी नहीं पाइएगा। तो बेटर होगा, जैसे अगर आपने एसपीडी करा है मान लीजिए वन लाइनर के लिए, ठीक है, तो एसपीडी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे अपॉइंटमेंट जो इम्पोर्टेंट है, या फिर दूसरा जो एक चैप्टर है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत और विश्व में प्रथम, तो वो कर ले। ठीक है, तो वो जो
ठीक है, आप उसको फोकस करो। एक्चुअल में क्या साउंड नहीं बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था, फिर से आप आ- बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हम्म, अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, ओवरऑल जो ये है कि आपने जो भी चीज पढ़ी है उसको आप फोकस करें मेनली। ठीक है, एक तो मैंने प्लेसेस न्यूज की बात करी, एक थीमेटिक टॉपिक्स की बात करी, जो भी थीम्स आते हैं, जैसे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस साल। मतलब उससे क्वेश्चन आना फिक्स है, उससे ना उसको अच्छे से कर ले आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार साउंड इशू कमेंट में आ रहा है। नहीं नहीं, वो पुराना कमेंट है, पुराना कमेंट है वो। अब ये हो जाएगा वो। ठीक ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना, एक तरीके से करंट अफेयर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार करंट अफेयर के लिए आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आप एडिटोरिया का पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप बिहार एसपीडी पढ़ सकते हैं, या फिर केबीसी नैनो की बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब करंट अफेयर आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है। एमसीक्यू का मैं एमसीक्यूज की अगर बात है, अगर कि अगर आपको एमसीक्यू करने, मेरे हिसाब से ना आपने जो पहले से करा है वही करना चाहिए। आप नया जो है कोई एमसीक्यू न ले, ठीक है। कोई नया एमसीक्यू लेने से वो जो है आपको फायदा नहीं देगा। आप क्या करें कि कम से कम जो है 6-8 महीने का करंट अफेयर कवर कर ले, जो डेली उसके हिसाब से है, ठीक है। किसी ने ई दृष्टि का मैगजीन करा होगा, तो अगर ई दृष्टि का मैगजीन करा है तो फिर जो है उस हिसाब से अ, आप जो है उसी का जो है रिवाइज कर ले। मतलब ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जो सोर्स भी फॉलो किया है, ठीक है, क्योंकि आप जो है सिर्फ एक ही दिन जो है एक ही दिन में आप चेंज नहीं कर सकते। सोर्स सोर्स चेंज करने से आपको घाटा ही होगा। तो बेटर है कि आप उसी रिसोर्सेस पे बने रहे। दूसरा, साइंस के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी 10 दिन कम, आप अभी भी 10 दिन में आप पढ़ लें कम से कम। जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पहले पढ़ी है तो, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी तो अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, 2-2 घंटे भी आप दे देंगे, तो वो एनसीईआरटी जो है 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। तो वो एक बेटर ऑप्शन है। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन यही है कि जो घटना चक्र है या फिर बीपीएससी के पीवाईक्यू है उसको कर लिया जाए। ये तो साइंस का हो गया। और ये फिलहाल मैं 10 दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल प्रीलिम से स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे 71st के लिए, पहले 70th के लिए बात कर ले, ठीक है। तो 70th में फिलहाल जो है, और बिहार स्पेशल का है, तो बिहार स्पेशल अपने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस आपने कर लिए हैं। तो अब आप क्या करें, मेनली फोकस करें बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी पे। और जैसे कोई अगर ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास है तो उसका ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं अपना जांच करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है तो जो भी आपने रिसोर्स फॉलो किया, यूट्यूब फॉलो किया, उससे नोट्स बनाए, आप उसी को कर ले। आपने कोई नोट्स नहीं बनाया तो जिस चैनल को देखा है उसी को 2 के स्पीड में देख ले। तो इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल जो है ये चीज जो है आपके लिए इजी हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नहीं हो गया, ये हो गया, तो उसमें आप फिलहाल इतना कुछ नहीं कर सकते। तो आप कम से कम बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कर ले। बजट और इकोनॉमिक सर्वे करने से क्या होगा कि कम से कम जो है कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर कर ले। वो आप किसी भी वीडियो से कर सकते हैं। तो वो अभी जो है अगर छूटा हुआ है तो उसको कर ले। अब आए कि एग्जाम इस टाइम पे ना आपको खूब मोटिवेटेड रहना है। मतलब मोटिवेटेड इन द सेंस कि आपको ये कहना है खुद से कि अब 1 साल में अगर नहीं, मतलब हमने हार नहीं मानी, तो लास्ट के 10 दिन में हार नहीं मानेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जो है एग्जाम जब तक होगा, 13 तारीख तक एग्जाम हॉल से बाहर निकलने तक वो मोटिवेशन बना के रखना है। कुछ लोग क्या होंगे ना, इसमें जो है ना आपका कंपटीशन कम होता है
कि जब लास्ट टाइम आता है ना तो बहुत लोग ना बिल्कुल हार मान जाते हैं। वो तो कई तो जो है इन 10 दिनों में 71st की तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं इस साल नहीं होगा, अब अगले साल करेंगे। नहीं, अगर आपने तैयारी की है 6 महीने भी अच्छे से, तो आप बेटर जो है एक तरीके से उसी को रिवाइज करें बेटर तरीके से, तो ये कर ले। इसके बाद जो है मैं बात करूंगा उस पे कि बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पहले ही बता दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप एक बार घटना चक्र फॉलो कर ले, ठीक है। ये जो है घटना चक्र एक बार फॉलो करने से हो जाएगा। पॉलिटी में भी आप घटना चक्र कर सकते हैं। तो फिलहाल इन्हीं रिसोर्स पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इन 10 दिनों में आप जरूर करें कि बीपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं उसके ऑप्शंस को अच्छे से करें। जैसे घटना चक्र से ही कर रहे हैं, बिहार घटना चक्र से, तो बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो पूरे एग्जाम में आए हुए हैं वो अच्छे से कर ले। बीपीएससी के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको कुछ तो एज मिलेगा। दूसरी बात जो है, बीपीएससी के क्वेश्चन के साथ साथ एक और बात बोलना चाहूंगा मैं, उम, क्या बोलते हैं कि यूपीएससी के भी 5 ईयर के क्वेश्चन जो आसान आसान है, खास करके 2024 का पेपर करें, इसका पैटर्न ठीक था। तो 2024 वाला पेपर आप कर ले, उससे आपको थीम भी पता चल जाएगी कि इस साल क्या क्या न्यूज में था जून तक। तो कुछ करंट अफेयर भी वहां से हो सकता है कि बीपीएससी रिपीट कर ले, या फिर कुछ पॉलिटी या हिस्ट्री के क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाए, तो आप उसको कर लीजिए। तो ओवरऑल ये बात है, आप अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए। और लास्ट टाइम तक एग्जाम हॉल में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए एक तरीके से, कि एग्जाम हॉल में आप क्या करना है कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे बात कर लेते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो अटेम्प्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 135। अगर इससे आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए 120 कर लिया, तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है नहीं। मान लीजिए 120 में आपके 80 या 90 आपको सही हो गए, ठीक है, और 40 गलत हो गए, तब भी आप जो है, या फिर 90 और 30 का ही आंकड़ा है, तब भी आप जो है बिल्कुल जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन कुछ आपको ना कैलकुलेटिव गेस करने पड़ेंगे। जैसे मैंने क्या किया था कि मान लीजिए, मैंने तो बहुत कम कम सोच के किया कि मान लीजिए कि आपके पहले राउंड में आप कितने क्वेश्चन पे श्योर हो सकते हैं। तो जैसा 69 का पेपर आया, अगर किसने अच्छे से पढ़ाई करी है तो वो 75 क्वेश्चन पे श्योर हो सकता है कि हाँ 75 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगा 75 क्वेश्चन अगर मेरे बिल्कुल सही है, तो मैं दूसरे राउंड में क्या करूंगा कि अब वैसे क्वेश्चन लूंगा जहां मुझे दो ऑप्शंस में दिक्कत है। जहां मुझे दो ऑप्शन तो मेरे कट गए कैसे भी, कि मुझे पता है कि एबीसीडी में ए और डी नहीं होगा, लेकिन बी और सी में मामला फंस जा रहा है मान लीजिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे एक गेस करूंगा, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, उस क्वेश्चन में गेस करना है और कैलकुलेटिव गेस लेना है। तो ओवरऑल कैलकुलेटिव गेस से ये होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी लगभग 50% की रहेगी। मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन में भी ऐसा किया, इवन ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्या 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, तो आपके लगभग 15 सही और 15 गलत होंगे, तब भी 10 नंबर ऐड हो जाएगा। तो 10 नंबर ऐड होगा तो आपका जो है कटअप के आसपास पहुंचने का फिर उम्मीद रहेगा। फिर जब आपको पता चला कि जैसे धीरे धीरे कि आपने अटेम्प्ट तो किए लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है, तो आप थर्ड राउंड के लिए जाएं। थर्ड राउंड में अगर आपका एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है ना, तो फिर आप गेस करें उसको 3 ऑप्शंस में से। लेकिन ये तभी करना है, ये थर्ड राउंड, जब आपको पता चल जाए कि इन दोनों राउंड से मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उन्हीं 2 राउंड में अगर क्लियर कर ले रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो कोशिश करें कि उन्हीं 2 राउंड तक सीमित रहे। और आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कोशिश करना 130, 35, 140 इसके आसपास ले जाने का। क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट करने से आपको लगता होगा कि निगेटिव हो जाता है, लेकिन ओवरऑल वो तो दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं होती है, ये है। इसके अलावा जो है अ, जो ओवरऑल 71st की तैयारी कर रहे हैं जो प्रीलिम्स का, तो उसका स्ट्रेटजी ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें। कि एनसीईआरटी बुक है, जैसे साइंस की एनसीईआरटी उठाए 6 से 10 तक की, उसको अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। उसको अच्छे से पढ़े, आपके पास 1 साल है
और एक साल में आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो 6 से 10 क्लास की एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ें, मतलब जैसे आपको लगेगा 6 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चैप्टर्स में लगेगा इसमें क्या ही है पढ़ने का, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना उसके जो अच्छे हैं, और उसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आप क्या नहीं पता होंगे। तो बेटर है कि आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को कर लें। इसके बाद आप हिस्ट्री पे जाएं तो 6, 7, 8 इन तीनों एनसीईआरटी को करें। और इसके अलावा 12th का जो एनसीईआरटी आता है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1, 2, 3 उसको कर लें। और साइंस में आपको 6 से 10 करना है, और हिस्ट्री में आपको 6, 7, 8 और 12th के 3 पार्ट करने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में बात करूं तो ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आपको 9 से 12 तक की ज्योग्राफी करनी है। 9 से 12 तक की ज्योग्राफी करनी है एनसीईआरटी, लेकिन 9 से 12 तक की जो ज्योग्राफी है उसके एनसीईआरटी की जगह पे ना बिहार बोर्ड की बुक पढ़े। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो, इंग्लिश मीडियम से है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप बिहार बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं 9, 10 की। 11, 12 में तो सेम ही होती है बिहार और उसकी, लेकिन 9, 10 में जो बिहार बोर्ड की बुक अलग आती है, उसमें बिहार का पर्सपेक्टिव भी दिया होता है। जैसे आप 67, 68 और 69 के मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन 9, 10 के उस बिहार बोर्ड की बुक से डायरेक्ट उठाए गए हैं। तो ज्योग्राफी के खास करके जो क्वेश्चंस हैं, तो वो जैसे बिहार मॉनसून पर एक क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, उसका सोर्स वही है। तो आप जैसे एनसीईआरटी, तो ये ना एक कह सकते हैं आप हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा एज भी है, ठीक है, कि आपके पास बिहार बोर्ड की बुक अवेलेबल है। आप चाहे तो हिस्ट्री में भी 6, 7, 8 का जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको रिप्लेस करके आप बिहार बोर्ड की 6, 7, 8 पढ़ सकते हैं। तो वो और भी अच्छी बुक है, आप एक बार पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की बुक तो आपको लगेगा कि नहीं ये बुक तो और ज्यादा अच्छी है। इसके बाद आगे की बात करूं अगर मैं कि ये हो गया आपका टोटल। इसके बाद आपका हो गया ज्योग्राफी हो गया। बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र पढ़ सकते हैं, या फिर इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ सकते हैं, वो काफी अच्छी बुक है। बिहार समग्र दोनों में आती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में, वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे पॉलिटी में मैं कोई एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। आप क्या करेंगे कि एक तरीके से जो जो क्या बोल रहा था मैं, अभी दिमाग से निकल गया। अच्छा ठीक है। पॉलिटी 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 एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ के सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, जो सब पढ़ते हैं और सबने पढ़ी है मतलब। तो आप लक्ष्मीकांत के भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे पार्लियामेंट हो गए, मतलब संसद हो गया, इसके बाद जो आपका चैप्टर है प्रेसिडेंट हो गया, या फिर आपका चैप्टर जो है स्टेट लेजिस्लेचर है, ये सब जो है आपको करना पड़ेगा। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो आप अगर 17th की तैयारी कर रहे हैं तब तो मैंने बता ही दिया कि आप जो है तुरंत अगर करना है तो आप सीधे क्या करें, सीधे इस चीज में आपने जो सोर्स फॉलो किया है वो कर ले। और अगर वन लाइनर करना है तो आप क्या करें, एसपीडी का जो है ना कुछ कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो कर ले। इसके अलावा जो एक चैप्टर है भारत एवं विश्व में प्रथम, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, उससे 1-2 सवाल रहता ही है हर बार, तो वो कर ले। इसके अलावा अभी चुनाव हुए थे वो कर ले, नासा के मिशंस कर ले, अभी ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स जो हुए थे वो कर ले, अवार्ड्स कर ले, ऑनर्स कर ले। इसके अलावा जो है आपको जो डिफरेंट पद्म भूषण भारत रत्न है ये सब कर ले, बुकर प्राइज कर ले, कोई नेशनल पार्क न्यूज में वो कर ले, रामसर साइट कर ले। मतलब ये ओवरऑल जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो मेजर थीम्स है जहां से आपके 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अब हम 71st पे ही बात कर रहे थे। 70th का तो हो गया। 71st में आपको और क्या करना पड़ेगा इसके अलावा, मतलब जो मेरा रहेगा कि आपको जो ना जो भी चैप्टर आप पढ़े ना उसके आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने ये किया था कि जैसे मैं मेंस का मैंने कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए पार्लियामेंट पढ़ रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि पीवाई मेंस में पीवाईक्यू में क्या क्या आया हुआ है।
तो मेंस में पीवाईक्यू में 4-5 क्वेश्चन आए हुए, तो मैंने 4-5 क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने ना उससे एरिया डिसाइड किया अपना। ठीक है, कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इतना है बीपीएससी के लिए फिलहाल, जो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मतलब जो अभी पीवाईक्यू में अभी तक आया है उसके हिसाब से। ठीक है, दूसरा फिर मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू देखे, मतलब खास करके पॉलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी के पीवाईक्यू देखे, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू कोई हार्ड नहीं है, उसी तरह के। मैंने 5 साल 6 साल का 2013 से एग्जाम हो रहा है, तो लगभग अब तो 10 साल हो गया। तो 10 साल का मैंने जो है पीवाईक्यू देखा। आप 10 साल के पीवाईक्यू देखेंगे, हर बार दो तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो लगभग 25-30 सवाल है। तो उसमें चैप्टर वाइज करेंगे तो 2 से 3 सवाल हर चैप्टर से आपको मिलेंगे। तो 3 सवाल वो भी ऐड कर दिए, तो वो भी आपका जो है एरिया आपका उसमें इंक्लूड हो गया एक तरीके से। तो जब आपका टोटल एरिया आपका इंक्लूड हो गया, चीजें जो है आपको पता चल गई, फिर और जो है ना आप लक्ष्मीकांत पढ़ के अपने मन से जो है उसका आंसर के तरह आंसर फॉर्म में नोट्स बनाए। मतलब मैंने तो यही किया कि आंसर फॉर्म में नोट्स बनाए। कुछ करंट अफेयर अगर अपडेट करना था पॉलिटी में, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या कुछ भी, तो उसी जगह लिख लिया। इसके बाद जो बाकी चीजें थी जो एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती है, आ सकती है, लेकिन जो अभी तक पूछी नहीं गई है उसको मैंने बस पढ़ लिया कि हाँ अगर ये पूछा जाएगा तो ये है। उसके सबके नोट्स नहीं बनाए, नोट्स सिर्फ उन्हीं के बनाए जो पीवाईक्यू थे। और पीवाईक्यू को भी मैंने किसी बुक वुक से नहीं लिखा, मैंने खुद से उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करी। जिससे आप क्या करेंगे कि मतलब फॉर्मेट बाय फॉर्मेट, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति है मान लीजिए, तो उस पर आपने लिख लिया लक्ष्मीकांत पढ़ के। ठीक है, फिर आपने देखा कि राष्ट्रपति की कार्य शक्ति है, उस पर कर लिया। पोजीशन है, जो रबर स्टैंप है कि नहीं, जैसे बुजुर्ग और युवा सदस्य वाला क्वेश्चन था, तो उस पर जो है आपने मार्क कर लिया एक तरीके से। इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच कैसे इंस्टीट्यूशनल रिश्ते कैसे हैं, इस पर आपने कर लिया। तो ओवरऑल आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो नोट्स ये काम करेगा कि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन में आसानी देगा। बाकी तो आपने पढ़ाई हुआ है, अगर कोई नया क्वेश्चन शॉर्ट्स में आता है या लॉन्ग में आता है, तो आप ये कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आपने करा हुआ है। 10 से 12 चैप्टर मेंस में होते हैं जो पॉलिटी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही बार बार थीम रिपीट होती है। तो थीम रिपीट होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस थीम पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उस थीम पे, इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी कहाँ से किया, तो ज्योग्राफी मैंने अभी बताया कि मेरा जो मेन सोर्स था, एक तो 9th और 10th का जो बिहार बोर्ड का बुक है उससे किया, अ, उससे कर लिया बिहार बोर्ड की बुक से। इसके अलावा जो है अ, उससे क्या हुआ ना, एक बेसिक आ गया। 11th 12th तो आपको करना ही है क्योंकि वो पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 9th 10th 11th 12th ये आपने कर लिया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको मेंस में आपको ये करना है कि जो पीवाईक्यू है वो देख लेने हैं। सिंपल पीवाईक्यू आप करेंगे ना, तो जैसे इस बार मानसून का क्वेश्चन पूछा गया 69th में, आप देखेंगे मानसून का क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत पहले पूछा गया है 1-2 बार। तो जब आप वहां से देखते हैं कि मानसून थीम है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मानसून पे हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हो जाता है कि नहीं, जो है ये टॉपिक जो है हमारे एरिया से आया है। दूसरा आपको उसमें करंट अफेयर्स भी करने पड़ेंगे। तीसरा इकोनॉमी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स में, मैंने शायद इकोनॉमी को इसलिए छोड़ दिया उस टाइम पे क्योंकि मतलब 70वीं बीपीएससी के लिए अभी जो है एग्जाम, उसमें तो आप इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ सकते। अभी आपको जितना टाइम है उसमें जो है आप सिर्फ और सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे कर लीजिए। लेकिन हाँ, जो 71वीं की तैयारी कर रहे हैं वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अलावा भी आप इकोनॉमी कर सकते हैं। इसके लिए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है एक, वो पढ़े। और 12th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपको समझ नहीं आती तो कोई भी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले, और उससे जो जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जो 12th क्लास के लिए भी बनाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमी का बेसिक वहां से आ जाएगा। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि 17th बीपीएससी में अगर मुझे 3 चैप्टर अगर करने हो इकोनॉमी के तो कौन से करने हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप बजट जो चैप्टर है उसका बेसिक कर ले। कहीं पे भी आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च करेंगे बजट बेसिक, तो एक वीडियो आ जाएगी मान लीजिए किसी की, जो आपको अच्छा लगता है सुटेबल लगता है उसको कर ले। इसके अलावा जो है दूसरा चैप्टर
में 5 ईयर प्लान्स को, मतलब पंचवर्षीय योजना जो है उसको आप कहीं से कर ले कि पहले पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ, हिस्ट्री टाइप का कर ले कि पहले में जो है ये, एक तो दो चीज करे, एक तो उद्देश्य क्या था और उसके बीच में कौन से इवेंट हुए। जैसे 1951 से 56 तक अगर बोलेंगे तो उसके बीच में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया और वीपीएससी ने उसको पूछा 1952 वाले को। उसी के अंदर जो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज लाई गई, वीपीएससी ने उसको भी पूछा। 1956 में जो है इंडस्ट्रियल एक्ट आया। तो एक तरह से एक हिस्ट्री जैसे पढ़ते हैं ना पहले से, इकोनॉमी में भी आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़े। इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है ना आपको कहीं भी मिल जाएगी। इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है कि 5 ईयर प्लान्स के बीच में क्या हुए, ठीक है। इससे जो वो पता चल जाएगा आपको कि एक तो फैक्चुअल चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि हरित क्रांति कब हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो जब आपको वो पता है कि इस 5 ईयर प्लान के आसपास हुआ है या जो है प्लान के बीच में हुआ है, तो आपको जो है ना मतलब थोड़ा सा ना सहूलियत मिलेगा एक तरीके से। और दूसरा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तो करना ही है, जैसे बजट हो गया। इसके अलावा जो है तीसरा चैप्टर में नेशनल इनकम का कहूंगा कि आप कर ले। नेशनल इनकम बहुत छोटा चैप्टर है, आप ज्यादा कर भी नहीं सकते, कुछ कुछ तो उतना कर ले। इसके बाद जो है मैं मेनली करंट अफेयर का तो बता ही दिया कि आप एक कोई मैगजीन पकड़ ले, और अगर हिंदी मीडियम के भी हैं तो कम से कम न्यूज़पेपर पढ़े। न्यूज़पेपर पढ़ने से न सिर्फ आपका करंट अफेयर तैयार होता है, आपकी भाषा भी अच्छी होती है और वो मेंस लिखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप कोई ना कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहे, मतलब कुछ भी, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लिया या दैनिक भास्कर का या कुछ भी पढ़ लिया, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। सबसे जरूरी बात है पढ़ाई करना, मतलब कुछ ना कुछ आप अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत ही सही है। आपकी स्ट्रेटजीज ना बहुत बार फेल होगी। अभी 12 दिन बचे हुए हैं या 11 दिन बचे हुए हैं, आपकी जो प्लानिंग होगी ना बार बार फेल होगी। अब बार बार जो है आपको लगेगा कि मैंने तो ये सोचा था और ये हो गया। ये बार बार होगा, ये सबके साथ होता है। तो ऐसे में ना बस हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करना है कि उसके लिए करें। बाकी मेंस में मैंने बता ही दिया। इकोनॉमी के लिए आपको जो है एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आपको फॉलो करना है और बजट को फॉलो कर लेना। बजट में जो योजनाएं हैं या फिर जो ट्रेंड्स है उसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको साइंस एंड टेक में कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने की जो आर्ट है उसको करना पड़ेगा। हो सकेगा तो मैं भी या फिर अर्नब जी को भी कभी मैं बुलाऊंगा, कभी अपने यूट्यूब चैनल का मैं भी एक्सेस दे दूंगा, सर आप लोगों को बता देंगे। और हाँ हाँ, मैं 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 आपके यूट्यूब चैनल का लिंक अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और बाकी जब भी हमको मौका मिलेगा तो गाइड करेंगे। हिंदी सर माध्यम भी के लिए तो अपनी मैंने स्ट्रेटजी चैनल बनाया है, लिखा है। बिल्कुल। जो मतलब इस ग्रुप का जो मेन उद्देश्य है वो है आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना। तो सर कर भी रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हेल्प मेरे से भी हो पाएगी वो मैं करूंगा। तो मेनली जो यही GS1 में चूंकि फिक्स सिलेबस है तो आपको उसके नोट्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप बहुत सारे लोग अलग अलग नोट्स पढ़ते हैं, बहुत लोग CME के नोट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है बुक पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे नोट्स को देखा, उससे अपना नोट्स बनाया कि कुछ जो है जैसे शॉर्ट्स में कैसे लिखना है, लॉन्ग में कैसे लिखना है। अब आपको ना दोनों तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है आपको करंट अफेयर्स के लिए डेली मैंने बोल ही दिया है कि न्यूज़पेपर आप पढ़े। और दूसरी बात जो है आप कोई भी मैगजीन पढ़े, कोई भी आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। मतलब वन लाइनर की नहीं बोल रहा हूँ, वन लाइनर तो आप लास्ट में पढ़ते हैं। मतलब ये है कि आप कोई भी एक मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ले, चाहे तो PD पढ़ ले, या फिर आप मंथली मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर आ रही है उसको पढ़ ले, या फिर आप यूट्यूब में कोई करा रहा है कर ले। या एक अच्छा मैं सोर्स बता रहा हूँ मेंस के लिए कि कहाँ से आप करेंगे, जो संसद टीवी में ना जो वीकली जो टॉपिक्स आते हैं, आप उसको संसद टीवी देखने का जरूरत नहीं है। आप खाली वहां से टॉपिक जाके देख ले। अच्छा आज जो है ना इजराइल हमास वॉर के बारे में संसद टीवी ने एक प्रोग्राम रखा है, तो आप वो टॉपिक जाके ना अपनी कॉपी में लिख ले और उसको कर से भी रिसोर्स में ढूंढ होगा कि ओवरऑल जो है ना
आपको टॉपिक का आइडिया होता जाएगा। सनसेट टीवी उन्हीं न्यूज को कवर करता है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 50 भी उसके टॉपिक्स को कर लिया ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा बहुत ज्यादा। एक तो ये हो गया। तो ओवरऑल ये तो प्री और मेंस की स्ट्रेटजी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मेंस में आती है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इन द सेंस, जैसे यूपीएससी में क्या होता है ना, सिर्फ आपके कंटेंट पर ध्यान दिया जाता है। 3 घंटे में आपको ना, 3 घंटे में आप कितना लिखते हो? 40 पेज लिखते हो ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 40 पेज लिखते हो। लेकिन बीपीएससी में क्या है ना, आपको 72 पेज की कॉपी मिलती है। तो कम से कम आप 65 पेज तो 66 पेज आप लिखते हो। तो जब आप 65 पेज 66 पेज लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। साथ में बहुत सारे मैंने बीपीएससी के जो कॉपी चेकर्स हैं, मतलब उनको कहते हुए सुना है ये कि जब वो, मतलब वो कहते हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए या फिर वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। ये सब मैटर मतलब बहुत हद तक नहीं करता, लेकिन थोड़ा तो मैटर करता है। कि अगर आप कुछ बिखरा हुआ रख दे और एक आप प्रेजेंटेड वे में कुछ रखे, आपकी राइटिंग अच्छी हो, तो सिंपल सी बात है कि उसको जो है आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल मैं फाइनली जो है आपको, चूंकि बहुत लोग 17th बीपीएससी देने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, मैं उसके प्री का जो है ना फाइनल स्ट्रेटजी आपको एक तरीके से बता, आप चाहे तो नोट कर लीजिए इसको। कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो है एक बार घटना चक्र को कर ले, कम से कम एक बार। उसमें भी जो गांधीयन पीरियड है 1917 15 से, ठीक है, 1915 से लेकर 1947 तक, इसको बहुत फोकस करें। खास करके 1940 से 47 का पीरियड है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके और 1940 यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह तक का पीरियड है, वो भी, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो वाला पोर्शन अच्छे से कर ले। इधर से आपको क्या करना है, कुछ कुछ ही चीज करनी है, जैसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन कर लेना है और 1857 का विद्रोह कर लेना है। कम से कम इतना कर ले, मिनिमम इतना है। ठीक है। अगर आप पूरा घटना चक्र कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, और भी इजी है, कोई ज्यादा नहीं, एक दिन लगेगा आपको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। एक तो आप घटना चक्र को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रिवाइज कर ले। दूसरा कि आप पॉलिटी को भी घटना चक्र से, क्योंकि अब लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, तो आप घटना चक्र से आप रिवाइज कर ले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो रेगुलर न्यूज में है। जैसे इस बार जो है जो एमएलए एमपी का इलेक्शन हुआ है वो न्यूज में है, तो एक तो इलेक्शंस न्यूज में है। दूसरा एमएलए एमपी जाते किधर है, लोकसभा में। तो लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। 2 से 3 सवाल आपका जो है पार्लियामेंट से रहता ही है, वहां से कर ले। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज जिस जो नई नई फॉर्म हुई होगी, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि अपॉइंटमेंट इसका जो अध्यक्ष बना, या एनजीटी का नया मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बना है कोई, तो आप उस बॉडी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लें। तो जो करंट अफेयर्स में, या जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जज होते हैं, या फिर उसके अंदर कॉलेजियम सिस्टम क्या है, या सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, उसके पावर्स क्या क्या है, आर्टिकल 143 क्या है, तो ये सब आपको आना चाहिए। या फिर न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जब आप पता होगा तो आप अच्छे से करेंगे। मतलब ये शॉर्ट में करना है। आप जो है एक बार घटना चक्र में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आप देख ले पीवाईक्यू से, और उसी को कर ले। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मेरे हिसाब से आपको प्लेस इन न्यूज वाला एक बार वीडियो कर लेना चाहिए किसी का भी। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, यूपीएससी के लिए मैंने देखा था किसी का वीडियो, और आई थिंक उसने अच्छा कराया हुआ था, नाम नहीं याद आ रहा, आप सर्च करें। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, प्लेस इन न्यूज के ऊपर। तो आप किसी का भी कर लेंगे ना तो कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा। एक तो ये हो गया ज्योग्राफी के लिए। कुछ कुछ मैपिंग कर ले, कुछ कुछ ऐसे एरियाज है ना जहाँ बहुत विवाद रहा है, जैसे इसराइल हमास, तो आप इसराइल की मैपिंग कर ले, गाजा कहाँ पे है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो एरिया है कहाँ पे है, उसके बगल में मेडिटेरेनियन सी है, वो कहाँ पे है, ये हो गया। इसके अलावा बगल में जहाँ पे रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा था वहां पे क्रीमिया था, वो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जो है क्या बोल रहे हैं, वहां पे रसिया यूक्रेन में अगर आपको बगल में देखे तो एक काला सागर है, ब्लैक सी, वो इम्पोर्टेंट, वहां पे एक स्ट्रेट भी है, तो वो सब थोड़ी थोड़ी मैपिंग कर ले। उसके बाद इंडिया का मैप
थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। मैपिंग वाला सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जो है ना कम से कम आधा दिन दीजिए। तो आधा दिन देने से क्या होगा कि आपका मैपिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, संसद टीवी हिंदी में भी देता है, और लेकिन आपको देखना नहीं है, बस सिर्फ टॉपिक नोट करने, इससे भी हो जाएगा। और बाकी जो है सिंपली आपको यही करना है। करंट अफेयर्स के टॉपिक को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स में क्या थीम्स पूछे गए हैं जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस थीम के आधार पे सबसे पहले तो आपको पहला पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने जो जो योजनाएं बनाई है। तो आप बिहार सरकार की योजनाएं, कोई भी अगर वीडियो बनाया हुआ है तो उसको देखें, बिहार सरकार की योजनाएं, या आपने जो मैगजीन पढ़ी है वहां से। इसके बाद जो है भारत सरकार की योजनाएं, सारी योजनाएं नहीं, खास करके जो इस बजट में लॉन्च हुई है, ठीक है, इस बजट में क्या क्या योजनाएं आपको मिल जाएगी, और वो आप देख ले। खास करके देखे, हम अभी ब्लॉक में काम कर रहे थे तो वहां पे पीएम विश्वकर्मा पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। मतलब तो पीएम विश्वकर्मा हो सकता है कि आपको पूछा जाए, तो क्या पूछा जा सकता है कि ये किस योजना है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तीसरा ये पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या है। चौथा ये पूछा जा सकता है कि इसका जो लोन का अमाउंट है वो कितने लिमिट का है, कितने सेक्टर में, और कितने जो है सेक्टर्स में ये दिया जाता है। जैसे 18 जो ट्रेड में इसमें लोन दिया जाता है, तो आपको 18 वर्ड याद रहना चाहिए, नहीं तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एक तो ये हो गया। जैसे एक और योजना आयुष्मान बहुत न्यूज में रही, आयुष्मान कार्ड बनाने के कारण सब बहुत लोग परेशान है। तो बिहार में जो भी योजना या कोई नई योजना आई है, कोई नई योजना लॉन्च हुई है, तो उसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो योजना वाला हो गया। दूसरा, आप जो है भारत रत्न में कर्पूरी ठाकुर की जीवनी को थोड़ा शॉर्ट में विकिपीडिया से कर ले, विकिपीडिया से। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, विकिपीडिया पे जाते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, और विकिपीडिया में सर्च करके शुरू की 2-4 लाइन जो उनके बारे में किसी को नहीं पता है वो उठा लेते हैं। तो आप एक बार विकिपीडिया को देख लें। हाँ, यही जल निश्चय योजना, यही सब। ये 7 निश्चय, वो जल निश्चय नहीं है, 7 निश्चय 2.0, ठीक है, 2.0 वो कर लीजिए। तो इसके अलावा जो बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य है कि क्या क्या लक्ष्य है, कि बिहार सरकार पॉल्यूशन से, मतलब नेट जो है कार्बन जीरो कब करने वाली है, ठीक है, ई व्हीकल कब तक लाने वाली है, या ये कब तक लाने वाली, मतलब बिहार सरकार के वेरियस जो है बहुत एम्स आ रहे हैं। तो उसको कब तक जो है उससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जो है भारत रत्न हो गया, उसमें पद्मश्री और पद्म विभूषण जो बिहार से मिले हैं उन लोगों का जो है नाम कम से कम आप याद रखें कि वो किस जिले से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको देखना है, अवार्ड्स देखना है, अवार्ड्स का सेक्शन, बुक एंड ऑथर देखना है। बुक एंड ऑथर में खास करके कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने अगर वो बुक लिखी है तो वो कर ले। रस्किन बॉन्ड की बुक भी पूछी जाती है, उन्होंने शायद इस साल एक बुक लिखी भी है। तो रस्किन बॉन्ड जब भी कोई बुक लिखता है बीपीएससी उसको पूछ लेता है, तो आप देख ले कि कम से कम आपको जो है टेंशन ना हो। इसके बाद जो है एक जो आप सेक्शन देख सकते हैं वो है कि खेल वाला। तो उसमें ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स, ये वाले। और अभी हाल ही में जो है आपको बिहार में देखने को मिला होगा वही नालंदा यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाला जो उसका उद्घाटन हुआ था, तो उसके बारे में आप सब कुछ कर ले। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री से कर ले, किसने बनवाया, किसने उसको तोड़ा। इसके अलावा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है अभी वर्तमान में जो है विजिटर कौन है, इसके अलावा उसके कुलपति कौन है, समझ रहे। मतलब जितने उससे जुड़े फैक्ट्स हैं वो कर ले, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन रहना चाहिए। इसके बाद जो अभी धम्म महोत्सव हुआ था, धम्म महोत्सव जब भी पूछा जाएगा आप लोग बिहार लगा दीजिएगा, लेकिन शायद इस बार धम्म महोत्सव कहीं बाहर में हुआ था। आप एक बार चेक कर ले, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, तो आप उसको चेक कर ले एक बार कि क्या वो इस बार यहीं पे हुआ था। और बाकी जो इंटरनेशनल में जो संस्थाएं हैं, जैसे इस बार आप देखेंगे कि नाटो के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो नाटो की इम्पोर्टेंट संस्था है। तो नाटो में ये पूछा जा सकता है कि नाटो का इस बार वो कहाँ हुआ है, और दूसरा कि नाटो में सबसे रिसेंट कौन से देश जुड़े हैं, सबसे रिसेंट कौन सी कंट्री जुड़ी है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन 2 देश जुड़े थे, तो उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो
इसमें ब्रिक्स में 5 कंट्रीज जो जुड़ी थी, तो ये ब्रिक्स वाला भी जो है पूछा जा सकता है एलिमिनेशन के लिए कि ब्रिक्स में कितने देश है। एससीओ का जो हुआ था उसमें हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे और बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो एससीओ के जो है कंट्रीज कौन कौन से हैं उसको आप देख ले कम से कम कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इसके बाद जो है एक तरीके से ओवरऑल यही है कि आप करंट अफेयर अच्छे से कर ले जो आपने किया है, और इन सब जो है टॉपिक्स को बुकर प्राइज देख ले, मैन बुकर प्राइज देख ले, साहित्य सम्मान देख ले, सरस्वती सम्मान देख ले, इसके बाद नृत्य कला निधि पुरस्कार देख ले। इस बार एक मार्शल आर्ट भी बहुत न्यूज में था, सील बट्टम। तो वो सिंपली पूछ देंगे सील बट्टम क्या है, ठीक है। तो 8 मार्शल आर्ट होते हैं, क्लासिकल मार्शल आर्ट, सब जगह का अलग अलग होता है। जैसे कोलारी पयट्टुम होता है वहां का, केरला का। तो यूपीएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को, हो सकता है वो रिपीट कर दे कि कोलारी पयट्टुम क्या है। तो सिंपल एक तरीके से क्लासिकल मार्शल आर्ट है केरला का। तो जैसे थंग का भी एक मार्शल आर्ट है। तो डिफरेंट मार्शल आर्ट जो है आपका आर्ट एंड कल्चर से जोड़ सकता है। सील बटन के न्यूज में था इसलिए मैंने बता दिया। तो आप मार्शल आर्ट कर सकते हैं डिफरेंट। तो ये ओवरऑल आपका ये है ना, यही है। मेंस की मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी बता दी है, शेयर कर दी है। बिहार स्पेशल के लिए आप कौन सी बुक रेफर करेंगे? मैंने बिहार समग्र मेनली रेफर की है अनीशा भारती मैम की। आप भी आप चाहे तो डिफरेंट एडुटेरिया ने भी काफी अच्छी बुक लिखी है, और भी सोर्सेस है। मतलब ऐसा नहीं, मैं किसी को नकार नहीं रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बिहार स्पेशल की, कोई भी एक अच्छी बुक, कोई भी बुक उठाए और उसको अच्छे से कर ले, ठीक है। ठीक है ना भाई। एक एक बीच में आया था सवाल कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बोल रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट है। तो देखिए ऐसा होता है ट्रेंड कि जैसे हम लोग तैयारी के दौरान होते हैं, ढेरे सारे कोचिंग में जाते हैं मॉक देने के लिए, तो वो एक फॉर्म भरवाते हैं कि हाँ मॉक देने के लिए आए हैं तो फॉर्म भरने, तो वो अपने आप का दावा करता है कि मेरा स्टूडेंट है। जबकि ऐसा बात नहीं, कोचिंग का तो हेल्प हम लोग लेते हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गया या कुछ हो गया, या मार्केट से उसका टेस्ट सीरीज खरीद लिए, बुक ले लिए, इंटरव्यू दिए। तो टेस्ट सीरीज मतलब अगर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कोचिंग से जुड़ना ही पड़ता है किसी न किसी स्टेज पे। अगर कोई कोचिंग वाला अगर आपको ये बोल रहा है कि कोई टॉपर मेरे तरफ से है, तो पहले आप जाके खुद पढ़ के देखिए, ठीक है। इस पे तब अपने आप को अप्लाई करिए। हो सकता है किसी और को किस पे सूट सूट करे, क्या करे वो नहीं पता, किसी को रहता है आपके लिए सही है कि नहीं है वो भी नहीं पड़ता है। और ये जो भ्रम फैला हुआ है, तो वो ये एक ट्रेंड है शुरू से ही। जो भी टॉप करता है उसको कंग्रेचुलेशन लिख के, ऐसा कि गोविंद जायसवाल सर भी जो आईएएस थे वो भी बोले थे कि फलना इंस्टीट्यूट कोई था, तो उसका नाम दे के कंग्रेचुलेशन लिख दिए। तो ये ट्रेंड रहता है कि कंग्रेचुलेशन लिखना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी कोचिंग में ये पढ़े हैं या मैं पढ़ा हूँ। तो एक बार वहां जाके पता कर लेना है, उनसे पूछना कि क्या ये क्लासरूम के स्टूडेंट थे। जैसा कि हम इनको जानते हैं, कहीं क्लासरूम में किन्हीं में इनरोल नहीं थे। और हम लोग साथ मुखर्जी नगर में पढ़े थे, फाउंडेशन क्लास किए थे एक जगह, एलएस में हम लोग किए थे, यूपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए ये भी ना कोई कोचिंग लिए ना मैंने लिया। मैं हम लोग ये करते थे, जैसे एक पीडब्ल्यू का भी ओनली आईएएस था उस समय में, पीडब्ल्यू अब तो हुआ। तो ओनली आईएएस का हम लोग का सुमित रेवरी सर का बहुत अच्छा एडिटोरियल डिस्कशन होता है, वो कि अभी हैबिट बन गया है, लगातार 2-3 साल से हम लोग सुनते हैं लगातार। ये बात इन्होंने भी वही कहा और ये भी सुनते थे, तो उनका नोट्स बनाते थे। तो हम लोग का आइडल आइडल है वो ओनली आईएएस में जो पढ़ाते हैं, तो वो उन्होंने इनको इनवाइट किया तो ये गए थे। बार बार कुछ देख रहे हैं कोचिंग वाले, इधर से उधर कुछ कर रहे बात। जैसे अभी आज भी मैं जैसे बता रहा हूँ, उसमें गया था, क्या नाम है उस कोचिंग का, अरे यार, मिशन 50। तो हम्म, एक्चुअल में रंजीत कुमार सिंह चलता है, आईएएस रंजीत कुमार सिंह। तो इसलिए नहीं गया कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, एक्चुअल में वो सीतामढ़ी में डीएम रहे हैं। तो उनका हम्म, हम्म, मतलब पहले से थोड़ा रहा है, तो उनका हम्म, बहुत सारा रोल रहा है, मतलब लोगों को काफी मोटिवेट करते थे। तो उन्होंने बोला अगर कोई हम्म, आईएएस आपको बुलाएगा तो आप क्यों नहीं जाएंगे, आप सही उनसे बात, सही मिलेंगे, बात। क्यों नहीं जाएंगे। तो ये हम्म, ओवरऑल ये है कि जो कोचिंग के क्लेम्स है, मैंने आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला, तो मैं ओनली आईएएस की जो इंटरव्यू सुमित सर के साथ था उसका रेफरेंस देता हूँ कि उसमें मैंने बोला है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, और सर ने ऐसे आश्चर्य से बोला कि उज्जवल आपने कोई कोचिंग नहीं ली। तो मतलब सर भी जो है आश्चर्यचकित थे। तो ये ओवरऑल ये कह सकते हैं कि देखिए कोचिंग्स में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, ऐसा नहीं आपने मॉक दिया होता है कहीं पे, हो सकता है किसी का पर्सनल रिश्ता हो या कुछ हो,
या फिर आप उससे मोटिवेट हुए हो, आप इनडायरेक्टली जो है यूट्यूब में देखे हो उनको, तो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मेनली जो होता है कि जैसे मेंस के लिए आपने जीएस की कोचिंग ली कि नहीं, प्री के लिए आपने जीएस की कोचिंग ली, तो मैंने ऐसा कोई बीपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया है। ठीक है, ये मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए चिंतित भी थे उज्जवल भाई, हमको लगातार मैसेज भी किए थे कि एक दो कुछ इससे मिसकंसेप्शन फैला रहा था, तो वो क्लियर हो गया है। और ओनली एस में हम लोग जो एडिटोरियल होता है उनको उनका सुमित रेवरी सर का वो गाइड वो हमेशा अच्छा करते हैं, उसी का रेफरेंस लेके तो करते उनके थे, एक्चुअल और में ऐसा कुछ नहीं है। उनके वीडियोस पे 1 मिलियन व्यूज है, तो इतने लोग देख रहे हम्म। हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक दो लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, तो मैक्सिमम सिलेक्टेड लोग कभी ना कभी देखे ही होंगे। सही तो बात, ये सही बात। चलिए, कोई बात नहीं, दुनिया का काम है कहना। और हम लोग तो आपको आपको या हमको आप जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कौन क्या है कैसे है, तो इसीलिए क्लेरिफिकेशन ज़्यादा नहीं देना है। बस आप लोग को ये बताना है कि अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट होता है। और टॉपर भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े थे। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग में हम लोग साथ रहे, एक हॉस्टल में रहे, साथ में खाना पीना उठना, तो कोई टॉपर अलग नहीं होता है। इनको भी नहीं पता रहता है कि मेरे हम टॉप कर जाएं, किसी को नहीं पता रहता है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि टॉप होने वाले, लेकिन देखिए आज हमारे बीच से ही आए हैं, टॉप किए हैं। या हम भी, जब मेरा भी लगातार 4 इंटरव्यू मैं दिया था, 2 मेरा नहीं हो पाया था। यूपीएससी में 2 बार अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पाया मेरा सीसीआर के लिए। तो वो फेलियर होते आस्था आईएएस रहेगा, का भी मोटिवेट करना। आस्था आईएएस का भी मैं क्लेम क्लियर करना चाहूंगा कि जो आस्था आईएएस में मैंने बस 67th के टाइम पे एक एक दो मॉक दिए थे उस टाइम पे, और उसी के बेसिस पे उनकी हेल्प मिली थी। तो सर ने ग्रेटिट्यूड वीडियो कहा था बनाने के लिए, तो वो वीडियो मैंने बनाया था कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट इन द सेंस मैं कोई रेगुलर बैच का स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है, या मैंने वहां पे बीपीएससी की तैयारी नहीं करी है, मैंने एक मॉक दिया था, एक दो मॉक दिए थे। और जब आपका रिजल्ट होता है, तो अगर कोई टीचर कहे, गुरु कहे, तो इतना तो बनता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है, आप खुश होते हैं तो आप करते हैं उनके लिए। लेकिन इसका जो है मतलब इसका कुछ भी रिलेशन इससे नहीं है। दूसरा खान सर की बात है, तो खान सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि खान सर ने भले ही जो है अपने लिए मतलब लोगों के लिए अच्छा किया है, मैं तो ये मतलब अप्रिसिएट करता हूँ उनको। लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मैंने कोई नोट्स फॉलो नहीं करे, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है पर्सनली। सही मैं बात। वहां पे एक मॉक देने गया था, और वही मॉक जो है आजकल वायरल हो रहा है। ठीक है, और जहां तक प्रणब भाई की बात है, कोई पूछ रहा है कि आप पहले से जानते हैं, मतलब प्रणब मेरा दोस्त नहीं, एक तरह से भाई है, बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से, मतलब एक तरीके से जब प्रिपरेशन फेज की स्टार्ट होती है उसी टाइम से जानता हूँ। तो बहुत अच्छी मतलब फ्रेंडशिप रही है हमारा। ठीक है, और ये आगे भी अभी बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली है, हम्म। मतलब हमेशा चलेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई समय देने के लिए। और ठीक है। आशा करते हैं सबका अच्छा तैयारी चलता होगा। अभी 70 भी अच्छा दीजिए, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई डाउट हो, और हम उज्जवल भाई का जो ये यूट्यूब का जो लिंक है वो भी शेयर कर देंगे। और अभी कुछ नया नहीं पढ़िए, जो सर बोले हैं अभी रिवाइज करिए आप लोग। और बाकी कोई दिक्कत होगा आगे 13 तारीख के बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू।